नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेशन है वो कैसे होता है। आज जो नया टॉपिक है यूकैरियोटिक जो सेल है उसके अंदर रेप्लिकेशन कैसे होता है। देखिए, जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर जीनोम है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। अब जो कॉम्प्लेक्स जीनोम है उसके अंदर क्या होता है कि रेप्लिकेशन के लिए डीएनए अनवाइंड होना चाहिए, डीएनए खुलना चाहिए। तो वो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बहुत सारे प्रोटीन फैक्टर्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स काम करते हैं इस पूरी प्रोसेस के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर इनिशिएशन कैसे होता है, इलोंगेशन कैसे होता है और टर्मिनेशन जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर कैसे होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो इनिशिएशन है वो कैसे होता है। तो पहला पॉइंट है हमारा इनिशिएशन। देखिए, इनिशिएशन का मतलब है स्टार्ट होना, कि रेप्लिकेशन है वो यूकैरियोटिक सेल में स्टार्ट कैसे होगा। तो स्टार्ट होने के लिए वैसे जैसे हमने बैक्टीरिया के अंदर देखा था वैसे ही इसके अंदर एक जो क्रोमोसोम है, जैसे मान लीजिएगा हम एक गुणसूत्र को लेके चलें तो ये हमारा एक क्रोमोसोम है, इसके अंदर ये होता है सेंट्रोमियर। ठीक है, तो इस क्रोमोसोम में जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे कोई रीजन है ऐसा जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है और यहाँ पे कोई भी रीजन है जहां से रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होना है। पूरा क्रोमोसोम है वो डीएनए से मिलके बना हुआ है, पूरा उस पर क्या है, पूरे इस पे क्रोमोसोम पे डीएनए उपस्थित है। तो इस डीएनए के अंदर एक ऐसा रीजन है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, इनिशिएट होगा, उसको बोलेंगे ARS। उसको क्या बोलेंगे? ARS बोलेंगे। ARS का मतलब होता है ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, यानी कि एक ऐसी सीक्वेंस जहां पे रेप्लिकेशन का इनिशिएशन होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो हमने बैक्टीरिया में ये जाना था कि रेप्लिकेशन एक ही जगह पे स्टार्ट होता है, क्योंकि क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम था तो एक ही जगह था, एक ही ORIC था। लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीपल ORIC हैं, यानी मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है। रीजन क्या है, देखिए, अगर एक ही होता तो क्या होता कि मान लो ये है तो यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लगता, जीनोम को रेप्लिकेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। यानी अगर मान लो यहाँ पे हमारा एक ही होता तो क्या होता, पूरे जीनोम को रेप्लिकेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इस टाइम को बचाने के लिए, यानी कि ये एक नेचुरल थिंग है कि कहाँ से मल्टीपल सीक्वेंस इसलिए होती हैं क्योंकि पूरा बहुत बड़ा जीनोम है और इस जीनोम को रेप्लिकेट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो फास्टली रेप्लिकेट होने के लिए मल्टीपल ORIC होते हैं, मल्टीपल ARS होते हैं। अच्छा, ये इसके ये किसके ऊपर बेस्ड है? जैसे हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर हमने E. coli को लिया था, इर्शिया कोलाई को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म माना था, वैसे यहाँ जो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन है उसके अंदर हम सैक्रोमाइसीस जो सेरेवेसी है उसको एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म मान के उसके अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे कि उस ईस्ट के अंदर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है ईस्ट, उसके अंदर किस प्रकार से जो रेप्लिकेशन होता है वो उसका इनिशिएशन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि ORIC की जगह ARS रीजन होता है। सेकंड, इसके अंदर क्या होता है, देखिए, जो ARS रीजन है, तो ARS है वहां पे सबसे पहले ORC, ओरिजिन रेप्लिकेटिंग रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, ये सबसे पहले आके बाइंड होगा इसके ऊपर। कौन? ORC। यूकैरियोट्स में ARS रीजन जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होने जा रहा है वहां पे सबसे पहला जो मॉलिक्यूल आएगा वो आएगा ORC। इसके बाद क्या आएगा कि नेक्स्ट जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलते हैं CDC6, ठीक है, ये आके बाइंड कहां पे करेगा, इस रीजन पे बाइंड करेगा। तो मान लीजिएगा CD6 आ गया, ये इस पे बाइंड कर गया, CDC6 आ गया। ठीक है,
अब ये क्या है, एक अनस्टेबल प्रोटीन है। ये क्या है, अनस्टेबल प्रोटीन है। अब इसको स्टेबिलिटी देने के लिए, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए एक और प्रोटीन मॉलिक्यूल आएगा जिसको बोलते हैं CDT फर्स्ट। CDT फर्स्ट ये आके CD6 के पास बाइंड होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको CDC6 है वो क्या है, एक अनस्टेबल प्रोटीन है, ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रह पाता है। तो इसको स्टेबिलिटी देने के लिए CDT फर्स्ट जो प्रोटीन है वो आके इस पे बाइंड होगा। आई बात समझ में? इसके बाद देखिए क्या होता है कि जो CD6 था ये क्या होता है, हेलिकेज लोडर होता है। ये क्या होता है, हेलिकेज लोडर होता है। ये होता है हेलिकेज लोडर। हेलिकेज को, क्योंकि हमें डीएनए को खोलना है, तो ये क्या है, हेलिकेज लोडर है। तो मैं एक नया डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। अब देखिए इसके अंदर अब क्या होगा, देखो यहां पे CD6 मैं बता रहा हूं हेलिकेज लोडर है, तो क्या होगा कि CD6 क्या करेगा, हेलिकेज को लोड करेगा, हेलिकेज को लोड करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हेलिकेज बगैर क्या होगा, ये डीएनए स्ट्रैंड है वो खुलेंगे नहीं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में तो हेलिकेज लोडर का काम कौन कर रहा था, आपका डीएनए जो C प्रोटीन है वो कर रहा था, और यहाँ पे CDC6 जो प्रोटीन है वो कर रहा है। समझ गए? तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अगर आप दोनों की स्टडी कंटिन्यूसली करोगे तो दोनों में आपको बहुत सारा डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। CDT फर्स्ट क्यों आया ये मैं बता चुका हूं, क्योंकि ये अनस्टेबल है, डिग्रेड हो जाएगा। इससे बचाने के लिए, इसके डिग्रेडेशन को बचाने के लिए CDT फर्स्ट इसको स्टेबिलिटी देने के लिए यहाँ बाइंड अप है। समझ गए? अब इसके बाद क्या आएगा, आपका हेलिकेज आएगा। अब यूकैरियोट्स में हेलिकेज कौन होता है, यूकैरियोट्स में MCM नाम से होता है, MCM। MCM का मतलब है मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन, मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन। ये 2 से लेके 7 तक इसके अंदर, अब इसकी जो यूनिट्स होती हैं 2 से 7 होती हैं, मतलब ऐसे 2 3 4 5 6 ऐसे, ये 7 हो गई इस प्रकार से। तो ये जो MCM है जिसको हम हेलिकेज बोल रहे हैं वो कहाँ आके बाइंड होगा, यहाँ पे आके बाइंड होगा। तो कौन बाइंड हो गया यहाँ पे, MCM, जो कि क्या है कि हेलिकेज है। ठीक है, वहां पे कौन था प्रोकैरियोट्स में हेलिकेज, DNA B प्रोटीन था। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना हेलिकेज है वो आके बाइंड हो जाएगा कहां पे, DNA के ORIC रीजन या ARS रीजन पे। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, एक ATP एक्टिविटी होगी। मान लो ये आपका हेलिकेज जुड़ गया तो ATP आएगा। ठीक है, ATP एक्टिविटी होगा तो क्या होगा, ये जो हेलिकेज है ये खुलेगा, खुल के कहाँ जुड़ेगा, इस रीजन पे जुड़ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट जो डायग्राम होगा वो किस प्रकार से होगा कि इस प्रकार से, ये आपका जो रीजन था वो हो गया आपका, यहाँ पे हेलिकेज जुड़ गया, यहाँ पे हेलिकेज जुड़ गया, ये आपका ARS रीजन था। ठीक है, इस पे ORC जुड़ा हुआ है, CDTC6 जुड़ा हुआ है, ठीक है, और CDT फर्स्ट जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, अब इस रीजन को क्या बोलेंगे अपन, प्री रेप्लिकेटिंग कॉम्प्लेक्स, प्री रेप्लिकेटिंग कॉम्प्लेक्स। अब देखिए ये जो अपना रीजन था यहां तक अपना इनिशिएशन कंप्लीट हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि यहां पे ये मान लो कौन सी स्टेज में है, अब G1 था, यहां तक G1 था, ये स्टेज आई ना, वहां तक G1 था। अब सेल साइकिल की S फेज आएगी। मैंने आपको बताया था कि G1 में प्रिपरेशन करता है,
सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है कि अपन जैसे ही G1 से S में जाएंगे तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो उस रेप्लिकेशन को कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे प्रिपरेशन होगा, यानी कि सेल प्रिपेयर करती है अपने आप को कि जैसे ही S पे जाए डीएनए का डुप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो यहां तक क्या था अपना G1 स्टेज था। अब क्या आएगा नेक्स्ट, S स्टेज आएगा। ठीक है, तो अब जब नेक्स्ट आएंगे अपन, नेक्स्ट चलेंगे तो क्या होगा, इलोंगेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहां तक इनिशिएशन था अपना कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आएगा इलोंगेशन कि जो प्राइमर है वो कैसे सिंथेसिस होता है, यानी कि लेगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड वो कैसे सिंथेसिस होंगे, किस प्रकार से डीएनए वो स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे ही हमारी इलोंगेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई, जैसे ही हमारी इलोंगेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई, तो इलोंगेशन में क्या होगा कि सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे हमारा MCM जो कि अपना हेलिकेज था वो जुड़ गया और वो क्या कर रहा है, अनवाइंडिंग कर रहा है, डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है। और SSB प्रोटीन है वो क्या कर रही है, इसको एनलिंग यानी कि प्रिवेंट कर रही है, दोबारा से इसको दोबारा से बाइंड ना हो जाए, इसको रोक रही है। तो जैसे प्रोकैरियोट्स में अपने SSB के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे जो प्रोटीन आती है SSB की तरह ही काम करती है, उसको बोलते हैं रेप्लिकेटिंग प्रोटीन ए। इसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेटिंग प्रोटीन ए। ठीक है, और GINS एक प्रोटीन है और CDC45 एक प्रोटीन है। दो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि MCM की जो हेलिकेज एक्टिविटी है, कि MCM जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ रहा है उसकी जो हेलिकेज एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। तो ये दोनों का काम क्या है, MCM को हेल्प करना हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने में। ठीक है, तो MCM को हेल्प करेंगे और MCM क्या करेगा, दोनों जुड़ने के बाद MCM पे जुड़ गए, इसको फोस्फोराइलेशन किसने किया, MCM को फोस्फोराइलेशन किया CD साइक्लिन डिपेंडेंट जो काइनेज है, फोस्फोराइलेशन जो एंजाइम है उसने फोस्फोराइलेटेड कर दिया किसको, MCM को। जैसे फोस्फोराइलेटेड हुआ ये बाइंड कर गया और जैसे ड्रिल मशीन घूमती है ना वैसे घूमने लग जाता है जैसे ये जुड़ने के बाद, और ड्रिल मशीन जैसे अंदर जाती है वैसे ये तोड़ता हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को अंदर घुस जाएगा, तो डीएनए अपना अनवाइंड हो जाएगा, खुल जाएगा। अब क्या होगा नेक्स्ट में, पॉलीमरेज जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आएगा। जो डीएनए पॉलीमरेज का जो अल्फा रीजन है, यानी डीएनए पॉलीमरेज जो अल्फा है वो सबसे पहले आएगा। और अल्फा के पास दो एक्टिविटी है, एक तो आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी है और एक डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी है। आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी से क्या करेगा, DNTP है वो जोड़ेगा, लाइक एज ए प्राइमर की तरह काम करेगा। ठीक है, और जिससे वो डीएनए बनाएगा जिसको हम iDNA बोलते हैं वो प्राइमर के आगे बनेगा। अब इस iDNA से क्या होगा, अपना जो पॉलीमरेज है आगे जो डीएनए पॉलीमरेज है जो रेप्लिकेशन के अंदर पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी करता है वो आएगा, तो वो यहाँ से iDNA के ऊपर जुड़ेगा और आगे इसको रेप्लिकेट कर देगा। तो सेम वही प्रोसेस है, लीडिंग और लेगिंग स्ट्रैंड आएंगे दोनों। लीडिंग स्ट्रैंड किसको बोलते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड किसको बोलते हैं आपको पता ही है। लेगिंग स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूसली रेप्लिकेशन होगा और जो लीडिंग स्ट्रैंड है उस पर कंटिन्यूसली सिंथेसिस होगा। तो अपन नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं इसकी कि जो सिंथेसिस है वो कैसे होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो आएगा अपना यहाँ पे प्राइमर का सिंथेसिस हो गया। यहाँ पे प्राइमर का सिंथेसिस किसने किया, पॉलीमरेज अल्फा ने किया, और प्लस क्या किया इसने, डीएनए का फ्रेगमेंट भी जोड़ दिया यहाँ पे जिसको हम iDNA बोल रहे हैं। अब क्या होगा देखिए, जैसे हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था कि जो बीटा क्लेम्प्ट होता है जो कि सबसे पहले आके जुड़ता है, वैसे ही यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी लाइक एज ए बीटा क्लेम्प्ट एक और प्रोटीन फैक्टर जिसको बोलते हैं PCNA, प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन, वो आके जुड़ता है और उसको लोड करने का काम कौन करता है, RFC रेप्लिकेटिंग फैक्टर C है वो इसको लोड करेगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, आपका PCNA जुड़ गया। अब PCNA के बाद कौन आएगा, वो आएगा आपका पॉलीमरेज एप्सिलॉन और पॉलीमरेज डेल्टा। ये पॉलीमरेज एप्सिलॉन और पॉलीमरेज डेल्टा एप्सिलॉन, तो जो एप्सिलॉन है वो तो करेगा लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसिस और जो डेल्टा है वो लेगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसिस करेगा। यानी कि जिधर लेगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस हो रहा है, मान लो ये टुकड़ों में सिंथेसिस हो रहा है तो लेगिंग स्ट्रैंड है,
तो इसको पॉलीमरेज, जहाँ जहाँ पॉलीमरेज की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पॉलीमरेज डेल्टा आएगा, और जहाँ लीडिंग स्टैंड यानी कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है वहाँ पे आपका एप्सिलॉन आएगा, जिसको हम लीडिंग स्टैंड पे काम में लेंगे या लीडिंग स्टैंड पे ये पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी करेगा। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो इलोंगेशन है, ये इलोंगेशन चलता रहेगा। उसके बाद क्या आएगा, टर्मिनेशन आएगा, जो लास्ट में टर्मिनेशन आएगा। तो इलोंगेशन कंप्लीट कैसे होगा, देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको कि आरएनए का टुकड़ा है ये, क्योंकि आरएनए प्राइमर है, तो इसको तोड़ने के लिए कौन सी रिएक्शन होती है। तो देखिए आरएनएज H एक होता है जो प्राइमर को रिमूव करता है, और फ्लेप एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है जो कि आरएनए और डीएनए के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड उसको ब्रेक करता है। तो इस प्रकार से यहां से आरएनए है वो रिमूव हो जाएगा। तो अब मान लो क्रोमोसोम था अपना पूरा, यहां से प्राइमर था, यहां पे प्राइमर था, यहां पे प्राइमर था, यहां पे, तो ये गैप है, ये तो फिलअप हो जाएगा। लेकिन जो टीलोमर है, जो क्रोमोसोम का जो एंड है, वो किस प्रकार से फिलअप होगा आरएनए टुकड़ा हटने के बाद, क्योंकि यहाँ पे पीछे कोई भी डीएनए नहीं है, तो प्राइमर का सिंथेसिस कहाँ से होगा। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करने के लिए, और प्लस टीलोमरेज या जो अपनी टर्मिनेशन की जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए अपन नेक्स्ट जो स्टेप है उसको पढ़ते हैं। देखिए अब देखिए टीलोमरेज की जो एक्टिविटी है, या अपन कहें कि जो टर्मिनेशन की प्रोसेस है वो यूकेरियोट्स में कैसे होती है। देखिए ये ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड था हमारा, और ये अपना न्यू स्ट्रैंड डीएनए वो बन गया। अब ये देखिए जो 5 प्राइम है उससे अपने का जो डायरेक्शन है अपनी जो सिंथेसिस की वो ये थी। अब यहाँ पे प्राइमर जुड़ा था हमारा, ये प्राइमर जुड़ा था, वो यहाँ से रिमूव हो गया। तो अब इस जगह पे कौन है, क्योंकि इधर अगर डीएनए नहीं है, तो अगर यहाँ डीएनए होता तो यहाँ प्राइमर जुड़ जाता, फिर यहाँ सिंथेसिस हो जाता। लेकिन अब यहाँ का जो रीजन है वो कैसे सिंथेसिस हो, क्योंकि अगर यहाँ का रीजन सिंथेसिस नहीं करेंगे तो हमारा ये क्रोमोसोम छोटा हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है यूकेरियोट्स में खास तौर पे आती है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो आपका राउंड जो होता है, आपका सर्कुलर पूरा जो जीनोम होता है, तो इसमें नहीं आती है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, देखिए एक टीलोमरेज एंजाइम होता है। ये टीलोमरेज एंजाइम क्या करता है, स्पेशली जो क्रोमोसोम का टीलोमर रीजन है, जैसे सेंट्रोमियर है वैसे टीलोमियर जो एंड पोर्शन होता है क्रोमोसोम का, वहाँ पे क्या होता है कि ये एंजाइम आता है और क्या करता है, जो ओल्ड स्ट्रैंड है उसको एक्सटेंड कर देता है। जो ओल्ड स्ट्रैंड है उसको क्या कर देगा, एक्सटेंड कर देगा। तो अगर ओल्ड स्ट्रैंड को एक्सटेंड करेगा तो क्या होगा, ये स्ट्रैंड ऐसे बढ़ जाएगा, यहाँ आ गया 3 प्राइम, बढ़ गया ना। अब क्या होगा, देखिए ये टीलोमरेज यहाँ बाइंड हो जाएगा, यहाँ बाइंड हो जाएगा, और यहाँ इस डीएनए स्ट्रैंड को एक्सटेंड कर देगा। अब यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज, जो पॉलीमरेज है अल्फा है वो आ जाएगा, पॉलीमरेज अल्फा आ जाएगा। अब पॉलीमरेज अल्फा क्या करेगा, आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस कर देगा, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिएगा ये लीडिंग स्ट्रैंड है तो पॉलीमरेज एप्सिलॉन आ जाएगा। अगर मान लीजिए लैगिंग स्ट्रैंड है तो पॉलीमरेज डेल्टा आ जाएगा। अब वो क्या कर देगा, यहाँ आके फिर पीसीएनए जुड़ेगा, पीसीएनए जुड़ जाएगा, उसके बाद ये पॉलीमरेज जुड़ के इस स्ट्रैंड को यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे। उसके बाद फ्लेप आरएनएज एच आके क्या करेंगे, यहाँ ये आरएनए है और ये डीएनए है, तो इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तोड़ देंगे। तोड़ के क्या करेंगे, यहाँ जो ये रीजन है वो हट जाएगा, ये रीजन हट जाएगा। तो क्या हुआ, देखो हमारा डीएनए तो क्या हो गया, यहाँ तक था हमारा डीएनए, वो सिंथेसिस हो गया, हमारा डीएनए तो सिंथेसिस हो गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो रीजन है, जो बचा हुआ रीजन है, उसका ब्रेक डाउन हो जाए कोई दिक्कत नहीं हमें, तो ये रीजन क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो क्या हुआ, अपना क्रोमोसोम शेप हो गया ना इतना। तो इस प्रकार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो टीलोमरेज एंजाइम द्वारा सोल्व होता है, और वहाँ पे टीलोमरेज एक्टिविटी है वो करके क्या करता है, वो डीएनए स्ट्रैंड को एक्सटेंड करके उसके बाद पॉलीमरेज अल्फा है वो क्या कर देगा, इसको आरएनए प्राइमर को ऐड कर देगा। उसके बाद आपका पीसीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन डेल्टा जो भी आके स्निक को सील कर देंगे। उसके बाद ये अपना जो डीएनए है वो यहाँ पे सिंथेसिस हो जाएगा या पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का अपना टॉपिक, यूकेरियोट्स में रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है। अगर आपको कैसी लगी, कुछ भी आपको इसमें से कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो या बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मुझे क्यूरी में ज़रूर दीजिएगा।
मेरी ईमेल आईडी है और बहुत सारे ऐसे सोशल लिंक है जिन पे आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो किसी भी टॉपिक के बारे में। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।